गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक एंजाइम्स। इसके 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इन सभी पार्ट्स में हमने एंजाइम के स्ट्रक्चर, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार से होती है, उसका क्या वर्गीकरण होता है और ये किस प्रकार से काम करते हैं। और आज इस सीरीज के तहत लास्ट क्लास में हम आज पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, एंजाइम एक्शन जो होता है, कि किस प्रकार से ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सबस्ट्रेट से उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया है जिसे एंजाइम कंट्रोल करते हैं, ये किन किन कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है, उन सभी का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एंजाइम्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को बहुत सारे कारक मिलकर जो है नियंत्रित करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से एंजाइम की एक्टिविटी को भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं और उन सभी कारकों का हम आज की क्लास में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। इनमें से पहला कारक है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन या क्रियाधार की सांद्रता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम जिस पदार्थ के ऊपर क्रिया करता है उस पदार्थ को हम सबस्ट्रेट कहते हैं और यही सबस्ट्रेट अभिक्रिया के अंत में उत्पाद में या प्रोडक्ट के अंदर बदल जाता है। तो चूंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर ही अभिक्रिया करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबस्ट्रेट ही है। सबस्ट्रेट जितना कम होगा, अभिक्रिया की दर उतनी कम होगी। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। तो अन्य सभी दशाओं को अगर स्थिर कर दिया जाए, सबस्ट्रेट के अलावा बाकी जितनी फैक्टर्स है उन सभी को अगर स्थिर कर दिया जाए, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, उस अभिक्रिया की दर जो है लगातार बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब अभिक्रिया की दर जो है अधिकतम पर पहुंच जाएगी। अब इसके उपरांत अगर आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते रहोगे तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है और एक समय ऐसा आ जाएगा जब अभिक्रिया की दर जो है इसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है और इसे हम वी मैक्सिमम कह देते हैं। इस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जिस बिंदु पर सर्वाधिक हो जाती है वो वी मैक्सिमम कहलाती है। तो वो मैक्सिमम दर हो जाती है और उस क्रिया उपरांत अब आप सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एंजाइम सीमित हो गए हमारे पास। इसका कारण क्या है कि हमारे पास एंजाइम जो है ये सीमित मात्रा में अवेलेबल है। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि एंजाइम के जितने भी सक्रिय स्थल है, जो एक्टिव साइट्स थी, वो सारी एक्टिव साइट जो है क्रियाधारों के द्वारा घिर चुकी है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हमें अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब एंजाइम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तभी अभिक्रिया की दर बढ़ सकती है, अन्यथा अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी कंडीशन, इसे आप ग्राफ से देख सकते हो कि ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लगातार सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर जो है तेजी से बढ़ती चली जाएगी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का एक लेवल आएगा, उसके बाद में अभिक्रिया की दर स्थिर हो जाती है। इसके बाद में चाहे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी क्योंकि सबस्ट्रेट जो है ये सारे के सारे एंजाइमों की एक्टिव साइट्स के ऊपर आ गए हैं, इसलिए अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। और ये जो सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स है, इस समय सभी एक्टिव साइट्स जो है ये जो है एक्वायर हो गई है, सेचुरेट हो गई है सबस्ट्रेट के द्वारा। इस कंडीशन में जो अभिक्रिया की दर होती है वह वी मैक्सिमम कहलाती है। यानी वी का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है ये वी, और ये मैक्सिमम हो गई है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वी मैक्सिमम। और इस वी मैक्सिमम की जस्ट हाफ जो है, जो अभिक्रिया की दर है, इसको जस्ट हाफ इस समय जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वह एक स्थिरांक होती है जिसे हम के एम कहते हैं। इसे माइकल और माइकेलिस मेंटल मेंटल कांस्टेंट बोलते हैं। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट के नाम से इसे जानते हैं। यानी अभिक्रिया की जो दर है वी मैक्सिमम का जो हाफ है, इस वी मैक्सिमम के हाफ पर लिखा है ना, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ वी मैक्सिमम। इस हाफ वी मैक्सिमम के ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ये एक नियतांक होती है, एक स्थिरांक होती है और इसे हम
कैपिटल के एम से डिनोट करते हैं, के एम से डिनोट करते हैं, और इसे माइकलिस मेंटन स्थिरांक के नाम से हम जानते हैं। v को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, v बराबर v मैक्सिमम यानी v मैक्सिमम पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, v मैक्सिमम जो है इस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, प्लस km प्लस s सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इसे हम डिनोट करते हैं v से। ये v हम किसी भी पर्टिकुलर समय में हम जो है इस अभिक्रिया की दर को हम निकाल सकते हैं। तो ये है माइकलिस और मेंटन जो है, इन्होंने प्रतिपादित किया था, इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से अभिक्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये विघटित होकर जो है उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फाइनली जो है ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। और एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये बहुत जल्दी काम होता है और शीघ्र इसमें साम्यता प्राप्त हो जाती है। लेकिन इससे जो प्रोडक्ट निर्माण की प्रक्रिया है एंजाइम सबस्ट्रेट से, तो प्रोडक्ट निर्माण की प्रक्रिया ये अपेक्षाकृत धीरे होती है। तो यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण तो बहुत तेजी से होता है, लेकिन इसे प्रोडक्ट प्राप्त करने की जो दर है वो काफी धीरे होती है। तो इस रेट को हम के ब्रैकेट में E प्लस ई एस, जहाँ के जो स्थिरांक है, इससे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। अगला जो कारक है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करता है, वो स्वयं एंजाइम की कंसंट्रेशन है। एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अभिक्रिया वास्तव में एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में होती है। तो पहला फैक्टर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन था, तो दूसरा हमारा फैक्टर है वह एंजाइम की कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर एंजाइम चूंकि सारी अभिक्रिया को नियंत्रित ही एंजाइम कर रहा है, तो अगर सबस्ट्रेट बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, उस समय जब यहाँ ऐसी स्थिति जब सबस्ट्रेट या क्रियाधार बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है, उस समय एंजाइम की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर में बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने एंजाइम होंगे वो उतने ही अधिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जैसे जैसे एंजाइम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर क्रियाधार की सांद्रता कम होती है, सबस्ट्रेट जो कम मात्रा में अवेलेबल है, तब उस समय एंजाइम की सांद्रता में बढ़ोतरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया की दर जो है यह एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के अनुपात पर निर्भर करती है, क्योंकि दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं। तो क्रियाधार की सांद्रता कम होने पर एंजाइम सांद्रता में बढ़ोतरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रिएक्शन की रेट है और ये एंजाइम का अभिक्रिया की दर है, ये एंजाइम की सांद्रता है। जैसे जैसे एंजाइम की सांद्रता बढ़ती जाएगी, अभिक्रिया की दर उसी बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी और ग्राफ हमें एक सीधी रेखा के अंदर प्राप्त होगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में, एंजाइम और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में जो ग्राफ आएगा बिल्कुल सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो एंजाइम की रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन जो बहुत तेजी से बढ़ती है। अगला फैक्टर है तापक्रम या टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसा कि हम जानते हैं, टेम्परेचर हर अभिक्रिया को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तापमान जो होते हैं यह जब प्रभावित करता है तो इसका एक रीजन होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और जितने भी प्रोटीन होते हैं ये तापक्रम परिवर्तन के बीच में के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे तापक्रम कम होगा या तापक्रम अधिक होगा, इन सभी का प्रभाव प्रोटीन की प्रकृति पर पड़ता है। अगर सामान्य तापक्रम है, उस कंडीशन में तापक्रम बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जो क्रियाधार के अणु है उनकी जो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए तापक्रम बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ता है। और तापक्रम जब कम होता है तब अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का शरीर जो है इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और यही टेम्परेचर जो है एंजाइमों का अनुकूलतम तापमान भी होता है। और अगर कोई अभिक्रिया एंजाइम से उत्प्रेरित है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सभी प्रकार की एक्टिविटीज कम हो जाती है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोशिकाएं जो है कोशिका के अंदर जो है जीवद्रव्य की सक्रियता है कम हो जाती है और एंजाइम्स जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा, उस समय
उस अभिक्रिया के लिए एक स्थिरांक कैलकुलेट करते हैं जिसे Q10 कहते हैं, तापक्रम गुणांक बोलते हैं। इस तापक्रम गुणांक का मान 2 या फिर उसके बाद में 3 भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है हर 10 डिग्री, Q10 का मतलब होता है प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो है ये दुगुनी होती है। 2 से मतलब है Q10 का मतलब 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर अभिक्रिया के तापक्रम में 10 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की दर जो है ये दुगुनी हो जाती है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक चलेंगे तो Q10 का मान जो है 2 या कभी कभी 3 भी होता है। लेकिन इससे अधिक तापमान के ऊपर क्या होगा, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होगा तो धीरे धीरे एंजाइम जो है, जो कि प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, तो उनका डीनेचुरेशन प्रारंभ हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या, जब एंजाइम का डीनेचुरेशन प्रारंभ होगा तो जो है एंजाइम जो है इसकी सक्रियता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है टेम्परेचर के बीच में और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो आप जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर 0 होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अभिक्रिया की दर तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि Q10 का मान 2 होता है, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया की दर जो है दुगुनी हो जाएगी। और ये 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है अभिक्रिया की दर जो है उस समय मैक्सिमम होती है। इस समय क्या होता है, एंजाइमों के लिए ये अनुकूलतम तापमान होता है, अभिक्रिया की दर एकदम मैक्सिमम होती है। लेकिन जब 45 डिग्री से क्रॉस करने लग जाता है 45-50 के, उस समय क्या होता है कि प्रोटीन जो है डीनेचुरेट होने लगते हैं और अभिक्रिया की दर जो तेजी से गिर जाएगी और 60 डिग्री सेल्सियस से आते आते रेट ऑफ रिएक्शन जो है 0 हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम जो है डीनेचुरेट हो जाते हैं और डीनेचुरेट होने से ये कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का इफेक्ट था, किस प्रकार से ये एंजाइम एक्टिविटी को तापक्रम प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला फैक्टर है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसे हम पीएच भी कह सकते हैं। एंजाइम जो है ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, अतः ये माध्यम के पीएच के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील होते हैं। यह कहने का तात्पर्य ये है प्रत्येक एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच होता है, एक विशिष्ट पीएच होता है और वह एंजाइम उस विशिष्ट पीएच के ऊपर ही काम करता है। और अगर पीएच का मान जो है इस विशिष्ट पीएच के अलावा होता है या बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है तो ये एंजाइम को विकृत कर देता है। अतः जितने भी एंजाइम है ये पीएच के प्रति संवेदनशील है, प्रत्येक एंजाइम की विशिष्ट पीएच है और इसी पीएच के ऊपर ये सर्वाधिक सक्रियता से कार्य करते हैं। और इससे कम या अधिक पीएच होने पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये कम हो जाती है। सामान्यतया अभिक्रियाओं के लिए पीएच का मान जो है 4 से लेकर 9 के बीच में होता है, लेकिन कुछ एंजाइम क्षारीय माध्यम में सक्रिय होते हैं, कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। तो अम्लीय माध्यम के एंजाइम जो है ये क्षारीय माध्यम में सक्रिय नहीं होते हैं और क्षारीय माध्यम के एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में सक्रिय नहीं होते हैं। तो अतः जितने भी एंजाइम है ये पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही सक्रिय होते हैं और एंजाइम जो है पीएच जो है एंजाइमों को बहुत अधिक प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला बिंदु है एंजाइम संदमक या एंजाइम्स इनहिबिटर्स, यानी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं, एंजाइम एक्टिविटीज को रोकने का काम करते हैं, उन्हें हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम जितने भी हैं ये सारे प्रोटीन के अणु होते हैं और ये प्रोटीन के अणु जो होते हैं इनके अंदर कई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से ये एक्टिविटी शो करते हैं और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ये अन्य यौगिकों के साथ इंटरेक्शंस भी करते हैं, अन्य यौगिकों के साथ पारस्परिक क्रिया भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये एंजाइम जो है अपना जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है, अपना सामान्य क्रियाधार है, इसके अलावा भी कुछ अन्य पदार्थों के साथ क्रिया प्रदर्शित करते हैं। और जब इनकी सामान्य क्रियाधार के अलावा किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया होती है तो ये क्रियाधार क्या करते हैं, ये पदार्थ एंजाइम की संरचना में कुछ ऐसे परिवर्तन ला देते हैं जो कि एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जो कि एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं या उसे उत्प्रेरक क्षमता का ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, या उत्प्रेरकों का पूर्णतः निष्क्रियण हो जाता है, तो ऐसे सभी पदार्थ जो है ये एंजाइम संदमक कहलाते हैं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, ऐसे सभी पदार्थ जो कि एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं अथवा ये खत्म कर देते हैं, ऐसे सभी पदार्थ जो है एंजाइम इनहिबिटर्स या संदमक कहलाते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स की 2 श्रेणियां रखी गई हमने, एक कॉम्पिटिटिव या स्पर्धी प्रकार के, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव या अस्पर्धी प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्धी संदमन या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि ये पदार्थ जो है एंजाइम के साथ
जुड़ने के लिए एंजाइम का जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है उसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। एंजाइम के साथ क्या होता है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, लेकिन ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसके लिए इनका कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट के साथ। तो एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं। तो इस प्रकार का कंपटीशन जो है, इनहिबिशन जो है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वी मैक्सिमम अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि क्या होता है कि एक निश्चित सांद्रता के ऊपर अभिक्रिया की दर जो है, अधिकतम अभिक्रिया की दर जो है वो वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसका जो Km का मान जो है ये बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरा पदार्थ जो है एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए जो है कंपटीशन कर रहा है। अतः Km प्राप्त करने के लिए हमें अधिक सबस्ट्रेट की सांद्रता की आवश्यकता होगी। इसीलिए चूंकि Km प्राप्त करने के लिए हमें अधिक सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर Km का मान जो है बढ़ जाता है। अब इसे दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए कंपटीशन रख रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि सबस्ट्रेट जो है इसकी मात्रा को हम बढ़ा देंगे। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ाया जाएगा, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मान कम हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है तो ये आसानी से एंजाइम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो सबस्ट्रेट की सांद्रता को बढ़ाकर इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक छोटा सा नॉर्मल अभिक्रिया क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम जो है इसके साथ इनहिबिटर जुड़ जाता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने से किसी प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और यह इनहिबिटर चूंकि एंजाइम को पकड़ लेता है, अतः अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार का इनहिबिशन जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम क्रेब्स साइकिल के दौरान। क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है, एक एंजाइम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का सामान्य कार्य क्या है, यह एंजाइम सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा सक्सिनिक अम्ल को फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन मेलोनिक अम्ल जो है इसकी संरचना जो है यह सक्सिनिक एसिड के समान होती है, और चूंकि मेलोनिक एसिड जो है यह सक्सिनिक एसिड से अधिक समान होता है, तो यह मेलोनिक एसिड जो है इस सक्सिनिक एसिड के साथ कंपटीशन करता है इस एंजाइम से जुड़ने के लिए, और इसी वजह से जो है अभिक्रिया की जो यह इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, एंजाइम के साथ मेलोनिक अम्ल जुड़ जाता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर जो है ये कम हो जाती है। तो इस प्रकार का संदमन जो है यह कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है या स्पर्धी संदमन कहलाता है। इसे हम इस प्रकार से डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि ये एंजाइम है, ये है सक्सिनिक एसिड। एंजाइम सक्सिनिक एसिड से जुड़ता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फाइनली एंजाइम हमें प्राप्त हो गया। सक्सिनिक एसिड जो है इससे फ्यूमेरिक अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है, फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मेलोनिक एसिड है, इस मेलोनिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है करीब करीब सक्सिनिक एसिड के समान होती है, और यह सक्सिनिक एसिड के कंपटीशन करता है एंजाइम के साथ जुड़ने से के लिए। तो इस प्रकार एंजाइम का मेलोनिक एसिड के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। मेलोनिक अम्ल के साथ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनता है, और फाइनली किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, हमें फ्यूमेरिक एसिड जैसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। और फाइनल चूंकि ये एंजाइम को रोक लेते हैं, अतः अभिक्रिया की दर जो है यह भी कम हो जाती है। अगले प्रकार के संदमक है, इन्हें कहते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या अस्पर्धी संदमक। अस्पर्धी संदमक जो होते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं रखते हैं, और यहाँ पर इसकी क्रियाधार से कोई भी प्रकार के संरचनात्मक समानता नहीं होती है, अतः ये एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए स्पर्धा नहीं रखते। यानी ये एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ते ही नहीं है, इसलिए इसका सबस्ट्रेट के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन ये एंजाइम की ऐसी स्थिति में जुड़ते हैं जिससे क्या करते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने का काम करते हैं। एक छोटे से डायग्राम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये नॉर्मल एंजाइम है। इस नॉर्मल एंजाइम में ये इसकी एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है, और एक साइट और होती है जहां पर वह इनहिबिटर आकर जुड़ता है।
इनहिबिटर के जुड़ने के लिए एक साइट होती है, इनहिबिटर साइट कहते हैं। जब तक इनहिबिटर इस साइट से नहीं जुड़ा होता है, तब तक ये एक्टिव साइट नॉर्मली काम करती है। इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जुड़ता है और रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट जो है ये रिलीज होता है, क्योंकि इनहिबिटर इसके साथ अटैच नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही यह एंजाइम की एक्टिव इनहिबिटर साइट से इनहिबिटर अटैच हो जाता है, तो यह इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होकर इस एंजाइम की एक्टिव साइट को परिवर्तित कर देता है। इस एक्टिव साइट का कन्फर्मेशन जो है चेंज कर देता है, जिससे यह सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में नहीं बदलता और अनचेंज्ड सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है और वह रिलीज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनहिबिटर जो है ये एक्टिव साइट पर न जुड़कर एंजाइम के अंदर इनहिबिटर साइट से जुड़ता है और यह जुड़कर एंजाइम की संरचना जो है इसमें कंफर्मेशन चेंज ला देता है, जिससे इसकी एक्टिव साइट जो बदल जाती है और इस वजह से यह एंजाइम जो है अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते। तो इस प्रकार का जो इनिबिशन जो है ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहलाता है, जिसमें एंजाइम के जिसमें इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के साथ किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एंजाइम की कन्फर्मेशन को बदलकर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। और चूंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को ऑक्यूपाई करके एंजाइम को कम कर देते हैं, अतः इस कंडीशन में क्या होगा कि वी मैक्सिमम का मान जो है ये कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वी मैक्सिमम जो इसका मान कम हो जाता है, क्योंकि इन्होंने परमानेंटली कुछ एंजाइम्स को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अभिक्रिया की जो दर है वो परमानेंटली अधिकतम जो अभिक्रिया दर है वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर Km जो है ये अप्रभावित रहता है। और यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी जो है अभिक्रिया की दर जो है यह परिवर्तित नहीं होती है। ऐसे कई असप्रति संदमक होते हैं, जैसे एजी है, मर्क्यूरी है आदि, कई भारी धात्विक आयन है, साइनाइड है, ये सभी जो है आइसो एसिटामाइड है, ये सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि असप्रति संदमक होते हैं और एंजाइम के साथ जुड़कर इसकी एक्टिविटी को कम करने का कार्य करते हैं। ये सभी फैक्टर्स ऐसे थे, कई फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को कम करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने ऐसे कई फैक्टर्स पढ़े, जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन, ये सभी फैक्टर्स जो है मिलकर एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये कंट्रोल करते हैं कि एंजाइम जो है किस प्रकार से अभिक्रिया का नियंत्रण करता है। और यहीं पर हमारा एंजाइम का जो पूरा चैप्टर था वह हमारा कंप्लीट होता है। इस 4 पार्ट के अंदर हमने इस एंजाइम के पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।